हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑरस एकेडमी। आज एवोल्यूशन का कंक्लूजन डे है। अब तक हमने एवोल्यूशन में बहुत सारी चीजें सीखी बच्चा। आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर रहने वाला है एवोल्यूशन का, जिसमें हम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज जो हम पढ़ेंगे वो है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, जिसको हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, और यहां से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस होते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हैं। ठीक, उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर नेचुरल सिलेक्शन आएगा। नेचुरल सिलेक्शन जिसके बारे में हमने डार्विनिज्म में भी डिस्कस किया था, है ना। पर आज की क्लास में नेचुरल सिलेक्शन के कितने टाइप्स हैं, उन टाइप्स के साथ साथ उनके एग्जांपल्स भी मैं आपको समझाऊंगी। तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है, कितने टाइप का है, और किस टाइप में क्या एग्जाम्पल है, ये भी देखेंगे आज की क्लास में। ठीक, इन फैक्टर्स में से बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उन सारे फैक्टर्स के बारे में बारी बारी से पढ़ाऊंगी, जिसमें एक नेचुरल सिलेक्शन था। जेनेटिक ड्रिफ्ट भी एक फैक्टर है और जेनेटिक ड्रिफ्ट पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो वो भी सीखेंगे आज की क्लास में। फिर लास्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन, क्योंकि हमने एवोल्यूशन बहुत सारी चीजों का देखा है। हमने रेप्टाइल का एवोल्यूशन देखा, डायनासोर्स के बारे में पढ़ा, प्लांट का एवोल्यूशन पढ़ा, पर आज की क्लास में हम केवल ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में देखेंगे, और केवल उतना ही पढ़ेंगे बच्चा जितना हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है क्या? चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल, ऑफ कोर्स, it is derived from the name of the scientist that actually gave this particular principle. So Hardy-Weinberg principle was proposed by G.H. Hardy and W. Weinberg in the year 1908. ठीक, अब कुछ चीजें आपको लिखी हुई दिख रही होंगी, है ना। Allelic frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. The gene pool remains constant. The sum total of all the allelic frequency is equals to 1. है ना, बिल्कुल चमक नहीं रहा है दिमाग में। ये सारी लाइंस तो मैंने पढ़ दी, पर फील नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। तो इन लाइंस को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, और वापस से हम इन सारे स्टेटमेंट्स पे आने वाले हैं। ठीक है क्या बच्चा? चलिए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक पॉपुलेशन है, और आपको तो पता है जीन क्या होता है, अलील क्या होता है, जेनेटिक्स में आप पढ़ चुके होते हैं ना। चलो, तो किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास क्या है? एक पर्टिकुलर जीन है। ठीक, एंड सिंस वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, है ना, तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बच्चा? हर क्रोमोसोम का 2 सेट मौजूद होता है ना। तो मान लेते हैं कि कोई कैरेक्टर है, फॉर एग्जाम्पल हाइट, है ना। तो हाइट एक कैरेक्टर है, टॉल, ड्वार्फ, ये क्या होगा? उसका एक ट्रेट हम बोल देंगे। ठीक, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक जीन है जो कि फलाना फिनोटाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, है ना, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। तो मान लेते हैं कि वो कैरेक्टर वाली जो जीन है वो अपने 2 रूप में प्रेजेंट हो सकती है। एक कहलाती है डोमिनेंट अलील और एक कहलाती है रिसेसिव अलील। ये सब आप पढ़ते हैं ना। चलिए, तो जेनेटिक्स तो मैं नहीं सिखा रही हूं आपको, बस थोड़ा सा हम रिकॉल कर रहे हैं बेसिकली। तो मान लेते हैं कि कोई एक जीन होगी कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। कोई जीन का अलील होगा कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। ये बात समझ रहे हैं आप? अब किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर हर जीन का 2 अलील होगा, है कि नहीं? या नहीं तो ये हो सकता है कैपिटल ए, या तो ये हो सकता है कैपिटल ए, स्मॉल ए, या नहीं तो हो सकता है स्मॉल ए, स्मॉल ए। तीनों चांसेस हो सकते हैं ना बच्चा। आप इनको बोलते हैं बच्चा होमोजाइगस कंडीशन। क्या बोलते हैं? होमोजाइगस कंडीशन। ये है होमोजाइगस पर डोमिनेंट अलील का होमोजाइगस कंडीशन। ये है रिसेसिव अलील का होमोजाइगस कंडीशन, और इसको आप क्या बोलते हो? हेटेरोजाइगस कंडीशन। ठीक है क्या? चलिए, तो अब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि मान लेते हैं एक पॉपुलेशन है जिसमें हमारे पास ए कैपिटल ए मतलब होमोजाइगस
डोमिनेंट जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स की संख्या, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक। डोमिनेंट जीनोटाइप वाले, होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स की संख्या है 490, ठीक है क्या। हेटेरोजाइगस कंडीशन में पाए जाने वाले इंडिविजुअल की संख्या है 420, 420 लोग किसी पॉपुलेशन में है हेटेरोजाइगस कंडीशन में। फिर बात करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल की जो संख्या है वो है, मान लेते हैं कितनी, 90, ठीक। चल, क्या ये बात समझ रहे हैं आप? तो फटाफट आप मुझको बताइए, इस पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टोटल कितने हैं बच्चा, बता। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने हो गए, सबको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 1000, मतलब 100 लोगों का एक पॉपुलेशन है। क्या ये बात समझ रहे हैं? जिसमें से कि 490 इंडिविजुअल्स कैसे हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, 420 इंडिविजुअल कैसे हैं, हेटेरोजाइगोट, एंड 90 इंडिविजुअल्स कैसे हैं, होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन वाले। क्या ये बात समझ रहे हैं? अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए इस पॉपुलेशन में होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी का मतलब समझते हैं, टोटल में से वो वाला कितना है। तो टोटल कितने हैं, 1000 इंडिविजुअल्स हैं। इस 1000 में होमोजाइगस डोमिनेंट कितना पाया जा रहा है, 490। तो हम बोल देंगे फ्रीक्वेंसी, क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी किसकी, होमोजाइगस डोमिनेंट की कितनी हो जाएगी, तो हम बोलेंगे 490 अपॉन 1000। 1000 में 490 कितना है, होमोजाइगस डोमिनेंट। तो ये होमोजाइगस डोमिनेंट की क्या हो जाएगी इस पॉपुलेशन में, फ्रीक्वेंसी, ठीक। इस फ्रीक्वेंसी को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहूं तो क्या ये 0.49 हो जाएगा, यस, ठीक। या इसी को मैं 49% भी बोल सकती हूं, है ना। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं इस पॉपुलेशन में हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो आप बोलेंगे हेटेरोजाइगोट 420 है और टोटल क्या है 1000, तो हेटेरोजाइगोट की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.42। क्या ये बात समझ आ रही है, एकदम सिंपल। अगर मैं बोलूं होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो क्या बोलोगे, 90 इंडिविजुअल्स होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है, आउट ऑफ कितने लोग, 1000 लोग, क्योंकि हमारे पास टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1000 की है। तो होमोजाइगस रिसेसिव की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बच्चा, तो आप बोलेंगे 0.09। अगर आप इस पूरे को जोड़ेंगे तो आपको टोटल कितना दिख रहा है, 1। इसका मतलब मैं यहां से एक कंक्लूजन डिराइव कर सकती हूं बच्चा, और वो कंक्लूजन क्या होगा, वो कंक्लूजन मैं दूसरे कलर से लिख दूं अगर, तो दैट कंक्लूजन वुड बी दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ AA प्लस AA प्लस AA, कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए प्लस स्मॉल ए, इन सब की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 1 के बराबर। क्या ही बात समझ रहे हैं आप? चलिए अब एक और चीज सीखते हैं बच्चा। ये हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चा, ये जो अभी हमने बात करी थी, ये बात करी थी हमने जीनोटाइप के बारे में। कैपिटल ए स्मॉल ए, ये क्या है, ये तो जीनोटाइप है कि नहीं। हमारे पास अलील्स कितने थे, केवल 2, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। अब मैं बात करती हूं एलीलिक फ्रीक्वेंसी, किसकी बात कर रही हूं मैं, एलीलिक फ्रीक्वेंसी की। थोड़ी फील आए इसलिए ये सारा डिस्कशन हो रहा है हमारा, है ना। ये डेटा आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, एलीलिक फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ये सब क्या है, बस ये थोड़ा समझ आए इसलिए बता रही हूं, ठीक। चलिए एलीलिक फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। हमारे पास एलील्स कितने हैं, 2 हैं, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ठीक। अब मैं आपसे बोलूं
कि इस पॉपुलेशन में बताइए डोमिनेंट अलील कितनी बार आया है, डोमिनेंट अलील के आने की फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो देख बच्चा, अगर 490 इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन में है तो बता एक इंडिविजुअल डिप्लॉयड है, होमोजाइगस डोमिनेंट की बात कर रहा है, वो इंडिविजुअल क्या है, डिप्लॉयड है, तो उसके पास कैपिटल ए अलील कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, क्योंकि वो क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट है। क्या ये बात समझ आ रही है आपको? एक इंडिविजुअल जो कि होमोजाइगस डोमिनेंट है, उस इंडिविजुअल के अंदर डोमिनेंट अलील कितनी बार आएगा, 2 बार, मतलब एक इंडिविजुअल में 2 बार, तो 490 इंडिविजुअल में कितनी बार, 490 गुना 2 बार। मतलब हम बोलेंगे कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी 490 प्लस 490। क्या ये बात क्लियर है? 2 बार आ रहा है ना एक इंडिविजुअल में, तो 490 इंडिविजुअल में कितनी बार, 490 प्लस 490, 2 टाइम्स, है ना। पर यही नहीं रुकेंगे, क्योंकि हमारी नजर हेटेरोजाइगोट्स पे भी है। जो इंडिविजुअल हेटेरोजाइगस कंडीशन में है उसके पास जो क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम्स है ना बच्चा, कोई भी क्रोमोसोम हर 2 सेट्स पाई जाती है, तो एक पे कैपिटल ए है और एक पे स्मॉल ए है। मतलब हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स में डोमिनेंट अलील कितनी बार आ रहा है, 1 बार। समझ आ रही है बात? तो अगर एक इंडिविजुअल में कैपिटल ए 1 बार आ रहा है तो 420 इंडिविजुअल में कितनी बार आ रहा होगा, 420 बार। मतलब हमारा कैपिटल ए इस पॉपुलेशन में, 1000 लोगों की पॉपुलेशन में कैपिटल ए कितनी बार आ रहा है, 490 प्लस 490 प्लस 420। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको, है ना। और ये लगभग कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका 1400। क्या हो जाएगा ये, 1400। आप जोड़ लें। अब आप मुझे बताएं इस 1000 इंडिविजुअल के पॉपुलेशन में स्मॉल ए कितनी बार आ रहा है। तो आप बोलेंगे मैडम जो होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन में है, जिसमें स्मॉल ए है, उन इंडिविजुअल की संख्या कितनी है, 90 इंडिविजुअल्स हैं। एक इंडिविजुअल में स्मॉल ए कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 90 इंडिविजुअल में कितनी बार आएगा, 90 मल्टीप्लाइड बाई 2, या इसी को 90 प्लस 90 लिख दो। बात समझ आ रही है? पर क्या आपका ध्यान हेटेरोजाइगस पे भी गया? बिल्कुल। हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल में एक कैपिटल ए और एक स्मॉल ए, मतलब एक इंडिविजुअल जो हेटेरोजाइगस है उसमें एक डोमिनेंट अलील है और एक रिसेसिव अलील है। मतलब एक इंडिविजुअल में रिसेसिव अलील कितनी बार आ रहा है, 1 बार, तो कितने इंडिविजुअल, 420 इंडिविजुअल। रिसेसिव अलील कितनी बार आएगा, 420 बार आएगा। और अगर आप इसको जोड़ लेंगे तो सम आएगा 600। मतलब टोटल अलील्स कितने हो गए, टोटल अलील्स कितनी बार अलील्स आए हैं, डोमिनेंट अलील कितनी बार आया, 1400। स्मॉल जो हमारा रिसेसिव अलील है वो कितनी बार आया, 600 बार। मतलब टोटल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास हो गया है 2000। ठीक, अलील्स कितने बार, टोटल कितने अलील्स हो गए, 2000। तो अगर मैं डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे टोटल में से 1400, तो डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1400 आउट ऑफ 2000, which would be equal to 0.7। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील। अगर वही मैं आपसे बोलूं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील, तो आप क्या बोलेंगे बच्चा, आप बोलेंगे कि 600 बार रिसेसिव अलील आ रहा है आउट ऑफ 2000 टोटल अलील, तो कितना हो जाएगा, 0.3। अगर मैं आपसे यहां पे एक कंक्लूजन पूछूं तो आप वापस से बोलेंगे कि डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी और रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी को अगर आप जोड़ दें तो भी किसके बराबर होगा, 0.7 प्लस 0.3 वुड बी इक्वल टू 1। मतलब फ्रीक्वेंसी, यहां से एक और कंक्लूजन निकला, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील वुड बी इक्वल टू 1। समझ आ रही है बात? इस चीज को अच्छे से समझ ले, क्योंकि आगे हम बहुत सारे एक्सप्रेशंस पढ़ने वाले हैं। ठीक,
हार्डी वीनबर्ग ने क्या बोला? देखो बच्चा, हार्डी वीनबर्ग ने बोला allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. देख, इसको मैं मिटा दे रही हूं, वापस से हम पढ़ रहे हैं। देखिए, याद रखिए सबसे पहली चीज, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन जो कुछ भी कहता है वो एक ऐसे पॉपुलेशन के बारे में ये बात कर रहा है जिस पॉपुलेशन में एवोल्यूशन होता ही नहीं। मतलब हार्डी विनबर्ग इक्वेशन कैसे पॉपुलेशन के लिए होती है बच्चा? जो इवॉल्व नहीं कर रहा होता है। मतलब इन अ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, हार्डी विनबर्ग इक्वेशन के स्टेटमेंट की शुरुआत कैसे होगी? तो अ पॉपुलेशन या नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, है ना, किसी भी नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन में अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। उसका जीन पूल क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जीन पूल का मतलब क्या है? तो जीन पूल का मतलब है कि मान लेते हैं एक इंडिविजुअल है जिसके पास ये जीन है ना, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए ये वाला जीनोटाइप, दूसरे कैरेक्टर के लिए ये वाला जीनोटाइप, तीसरे कैरेक्टर के लिए ये वाला जीनोटाइप, चौथे के लिए ये वाला। ऐसा ही दूसरा इंडिविजुअल होगा जिसके पास हो सकता है ये हो, दूसरा इंडिविजुअल ऐसा हो सकता है, तीसरा इंडिविजुअल हो सकता है बच्चा ऐसा वाला इंडिविजुअल, ऐसा इंडिविजुअल हो सकता है। तो एक पॉपुलेशन के अंदर, एक पॉपुलेशन किसको बोलते हो आप? एक पॉपुलेशन बोलते हो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन अ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। इसी को आप पॉपुलेशन बोलते हो, जिसको मैंने आपको पिछली क्लास में भी सिखाया था कि पॉपुलेशन क्या होती है। तो देख बच्चा, तो इन्हीं इंडिविजुअल से मिलके एक पॉपुलेशन बनेगा। तो मान लेते हैं इन तीन इंडिविजुअल से फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन बन रहा है। अब देख, इसका जो पूरा जीनोटाइप है, इस इंडिविजुअल का जो पूरा जीनोटाइप है, इस इंडिविजुअल का जो पूरा जीनोटाइप है, इन सब को अगर जोड़ दो तो यही कहलाता है क्या? जीन पूल। मतलब सम ऑफ ऑल द एलील्स ऑफ ऑल द जीन्स ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एज जीन पूल। समझ आ रही है बात? टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं आप? तो तीन टर्मिनोलॉजीज हमने सीखी हैं बच्चा। एक हमने सीखा है क्या? एक हमने सीखा है जीन पूल, एक हमने सीखा है जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, एक हमने सीखा है अलीलिक फ्रीक्वेंसी। अलीलिक मतलब अलील, अलील की फ्रीक्वेंसी। तो जीन पूल का मतलब क्या है? तो जीन पूल का मतलब है सम ऑफ all the alleles of all the genes of the individuals present in a population। ये जीन पूल समझ आया? जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप का मतलब अभी हमने सीखा था ना बच्चा, कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, स्मॉल ए स्मॉल ए, क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस रिसेसिव। ये क्या है? जीनोटाइप है। तो अभी हमने देखा था ना जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। तो कैपिटल ए कैपिटल, अभी जो एग्जांपल हमने देखा था उसमें क्या आया था? इसकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी क्या आई थी? 0.49। इसकी कितनी आई थी? 0.42। प्लीज ये डेटा कंठस्थ मत करिएगा, मैं कुछ कंक्लूजन यहां ड्रॉ करने वाली हूं इसलिए ये डेटा लिख रही हूं।
ये डेटा आपको याद रखने के लिए जरूरी नहीं है, बस चीजों को समझने के लिए, फील आए थोड़ी सी, बस इसके लिए बता रही हूं। स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हुआ करती थी बच्चा? इतनी हुआ करती थी। बता, क्या इतनी बात नहीं क्लियर? अब अलीलिक फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो अभी हमने बोला था कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी जो होती है वो जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसी से डिराइव करी थी ना हमने। 490 इंडिविजुअल में कैपिटल ए कैपिटल हुआ करता था, 420 इंडिविजुअल में कैपिटल ए स्मॉल ए हुआ करता था, 90 इंडिविजुअल्स में क्या हुआ करता था? स्मॉल ए हुआ करता था। तो अगर मैं अलील की बात कर रही थी तो याद है आपको ए कितनी बार आ रहा था? 1400 दफा आ रहा था आउट ऑफ 2000। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रहा था? 0.7। वहीं अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितनी बार बच्चा? 600 आउट ऑफ 2000। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी? 0.3। अब देख, हम बोल देंगे डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय P। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील हम क्या बोल देंगे? डोमिनेंट अलील विच इज कैपिटल ए, क्या कहलाएगी? P, स्मॉल p। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील विच इज स्मॉल ए, क्या कहलाएगी? Q। तो अगर मैं बोलूं P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1, तो क्या ये बात गलत है? बिल्कुल भी गलत नहीं। यहां आप देख सकते हैं बच्चा, 0.7 प्लस 0.3 वुड बी इक्वल टू व्हाट? वुड बी इक्वल टू 1 ओनली। तो हम बोल देंगे P प्लस Q वुड बी इक्वल टू 1। ये एक पहला इक्वेशन है। तो क्या मैं बोल सकती हूं P is frequency of dominant allele and Q is frequency of recessive allele and the sum of both the frequency would be equal to 1। बोल सकती हूं। अब आप क्या करें? अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, P प्लस Q का होल स्क्वायर एंड 1 का होल स्क्वायर। क्या इक्वेशन आएगा बच्चा? इक्वेशन आ जाएगा P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। देख बच्चा, P स्क्वायर यहां से निकाल, P स्क्वायर, P क्या है? 0.7। 0.7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? बता, क्या 0.49 होगा? यस, एंड दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। तो क्या मैं P स्क्वायर को बोल सकती हूं इट इज दी फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। समझ रहे हो क्या? अब देख, Q स्क्वायर है ना, Q क्या है? 0.3 है ना Q, तो Q स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0.09। और क्या ये है होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी? तो हम बोलेंगे Q स्क्वायर रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। 2PQ देख, 2PQ would be equal to what? 0.42 आएगा, कैलकुलेट कर ले। 0.42 क्या है? 0.42 क्या ये कैपिटल है स्मॉल है? मतलब 2PQ would represent frequency of heterozygote individual। हेटेरोजाइगोट, समझ रहे हैं क्या आप? तो अगर मैं बोलूं, इतना कैलकुलेशन करने का मेरा मकसद ये था कि मैं अगर ये लिखूं कि P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जिसमें P स्क्वायर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, 2PQ is PQ नहीं 2PQ is the frequency of heterozygote and Q square is the frequency of
होमोजाइगस रिसेसिव। तो आपको समझ आए, तो दिस वुड ऑल्सो बी इक्वल टू 1। ये बात समझ आई क्या आपको? चलिए, तो हार्डी विनबर्ग ने क्या बोला, ये इक्वेशंस दिया हार्डी विनबर्ग ने, और उन्होंने बोला कि एक पॉपुलेशन जिसमें एवोल्यूशन नहीं हो रहा, उस पॉपुलेशन में किसी भी एलील की जो फ्रीक्वेंसी है, फॉर एग्जांपल यहां हमने देखा कि कोई पर्टिकुलर एक डोमिनेंट एलील है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.7 है, दूसरी की जो रिसेसिव एलील है उसकी 0.3 है, तो उन्होंने बोल दिया कि उस पॉपुलेशन जिसमें एवोल्यूशन नहीं हो रहा होगा उसमें एलीलिक फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? कांस्टेंट। मतलब ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे हर जीन का जो अलील होगा वो किसी भी पॉपुलेशन में अगर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है तो जीन पूल उसका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर पॉपुलेशन का जीन पूल कांस्टेंट है तो आप बोलेंगे पॉपुलेशन क्या है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रही है। किस में एग्जिस्ट कर रही है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम में। और उसी को बोला गया हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। क्या बोला गया? हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो वापस से पढ़ते हैं, allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation. The gene pool remains constant. That's why the sum total of all allelic frequency would be equal to 1. Gene pool remains constant. इसी को दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं population remains in population remains in genetic equilibrium, genetic equilibrium। और इस जेनेटिक इक्विलिब्रियम को हमने क्या नाम दिया? हमने नाम दिया हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। क्या नाम दिया? हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। पर याद रहे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल कैसे पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है? ऐसा पॉपुलेशन जिसमें एवोल्यूशन नहीं हो रहा। ठीक, चल बढ़ते आगे। इस टॉपिक से बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, पर वापस से रिमाइंड करवाएं। P plus Q is equals to 1. P क्या था? Frequency of dominant allele, which is capital A, for example, and Q was frequency of recessive allele, which is small a. P square plus 2PQ plus Q square is also equals to 1, which means P square is the frequency of homozygous dominant, 2PQ frequency of heterozygous individual, and Q square is frequency of homozygous recessive. I hope इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। चलिए, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चा, और वापस से हम क्या करने वाले हैं? हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को और कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी खत्म नहीं हुआ है हमारा हार्डी विनबर्ग इक्वेशन, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर वापस कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल जो आपको दिख रहा है वो ये, 360 out of 1000 individual in a population have a genotype of a capital A। मतलब कैपिटल ए वाले जीनोटाइप वाले इंडिविजुअल्स कितने हैं? 360 आउट ऑफ कितने? 1000। तो 360 आउट ऑफ 1000 विच इज व्हाट? फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए। और फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए इज इक्वल टू व्हाट बच्चा? क्या इसी को पी स्क्वायर बोलते हैं? बिल्कुल। तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? पी स्क्वायर वुड बी 0.36। तो आप बताइए ना मुझको, अगर पी स्क्वायर 0.36 आपको चमक गया तो क्या पी नहीं निकाल लोगे? कितना हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। और अगर पी आपके पास है तो क्या आप क्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है P प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 1। तो यहीं से Q वुड बी इक्वल टू 0.4। मैंने अभी तक आगे का क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं है,
और हाथ में हमारे P और Q की वैल्यू आ गई। और अगर आपके पास P और Q की वैल्यू है तो हार्डी विनबर्ग का सवाल बनाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पढ़ते हैं आगे, चलिए। While 480 have capital A small a genotype, ठीक नहीं, मतलब क्या पूछा जा रहा है देखिए जरा फटाफट। The rest 160 belong to small a। चलिए बहुत अच्छा, इन्होंने बोल दिया है frequency of allele A in this population। frequency of allele capital A, frequency of allele capital A मतलब frequency of dominant allele पूछा है। frequency of dominant allele हमने कैलकुलेट कर लिया, which is 0.6। आंसर वुड बी क्या? 0.6। बन गया आसान। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। A gene locus has two alleles which is capital A and small a if the frequency of dominant allele A, dominant allele A की frequency माने dominant allele A की frequency मतलब P क्या है बच्चा? साक्षात दे रखा है, P is 0.4। Then what will be the frequency of homozygous, heterozygous and recessive individuals? आपसे क्या पूछ रहा है? P स्क्वायर। होमोजाइगस मतलब आपसे पूछा गया है P स्क्वायर। हेटेरोजाइगस मतलब आपसे पूछा गया है 2PQ एंड रिसेसिव इंडिविजुअल मतलब आपसे पूछा गया है Q स्क्वायर। समझ रहे हो? आपको केवल दे रखा है P, तो P दे रखा है तो क्या Q नहीं निकाल लोगे? Q क्या हो जाएगा? 0.6, क्योंकि आपको पता है P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1। P अगर 0.4 है तो Q वुड बी 1 माइनस 0.4 विच इज 0.6। बता क्या इतनी बात की है? अगर आपसे पूछा है होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, रिसेसिव तो आपको बस क्या निकालना है? P स्क्वायर। P स्क्वायर वुड बी 0.4 का स्क्वायर वुड बी 0। आपसे पूछा है 2PQ, क्या कर दोगे? 2PQ 0.48 आ जाएगा। आपसे पूछा है Q स्क्वायर, क्या कर दोगे भैया? 0.6। बताइए कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? ये क्या है? कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी, ये है कैपिटल ए स्मॉल ए और ये है। देख बच्चा कौन सा आंसर है? थर्ड ऑप्शन। बताइए क्या बात समझ आई है आपको? एकदम आसान सा। बढ़ते हैं आगे बच्चा। दिस क्वेश्चन, इफ अ पॉपुलेशन ऑफ 400 इंडिविजुअल, पूरे पॉपुलेशन की संख्या कितनी है बच्चा? 400 इंडिविजुअल, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील इज 40%। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील इज 40%। रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी मतलब क्या दे रखा है? Q। रिसेसिव अलील की फ्रीक्वेंसी मतलब क्या दे रखा है? Q। Q माने 40% है ना बच्चा? Q। इसी को क्या बोल सकते हैं हम? क्या 0.4 नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक, अगर Q 0.4 है तो क्या P नहीं निकाल सकते? P क्या हो जाएगा? 0.6 आ जाएगा क्या? P प्लस Q इक्वल्स टू 1। तो अगर Q 0.4 है तो P कितना हो जाएगा? 0.6। बहुत अच्छा। अब है फाइंड आउट विच ऑफ दीज रेप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन है। फाइंड आउट विच ऑफ दीज रेप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ डोमिनेंट फिनोटाइप। बच्चे फिनोटाइप नहीं पढ़ते हैं, केवल डोमिनेंट जैसे ही दिखा वैसे ही P स्क्वायर लगाना चालू कर देते हैं। ठीक, पर ये क्या बोल रहा है आपसे? डोमिनेंट फिनोटाइप। आपको अगर कुछ नहीं बोला गया तो आप मेंडलिज्म के हिसाब से कंप्लीट डोमिनेंस ही चूज करते हैं ना बच्चा। आप इनकम्प्लीट डोमिनेंस वगैरह भी पढ़ते हैं, पर अगर कुछ नहीं बोला गया तो आप क्या मानेंगे? कंप्लीट डोमिनेंस। अगर कंप्लीट डोमिनेंस मानोगे मतलब ये वाला इंडिविजुअल भी डोमिनेंट फिनोटाइप शो करेगा और ये वाला इंडिविजुअल भी डोमिनेंट फिनोटाइप शो करेगा। समझ आई क्या बात? मतलब डोमिनेंट फिनोटाइप किसके किसके पास होगी? इसके पास भी और इसके पास भी। मतलब हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ रहे हैं आप? चलिए तो देखिए जरा, अगर मैं ए की फ्रीक्वेंसी विच इज व्हाट? P स्क्वायर, तो P स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा? 0.6 का स्क्वायर। और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी तो क्या हो जाएगा? 2PQ which would be equal to 2 plus 0.6 0.4। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.36 और ये हो जाएगा 0.48। बता कितनी बात क्लियर?
अब हम बोलेंगे 0.36 प्लस 0.48, इतना क्या है? डोमिनेंट फिनोटाइप, डोमिनेंट फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी। ठीक, तो अब आपको पता करना है, इतने में आंसर नहीं, क्योंकि आंसर में कहीं पॉइंट नहीं दे रखा है। आपसे क्या पूछा गया है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डोमिनेंट फिनोटाइप वाले कितने। तो बताना, अगर फ्रीक्वेंसी निकालते थे तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे, है ना? अगर मान लेते हैं डोमिनेंट फिनोटाइप की फ्रीक्वेंसी आप निकालते थे, तो आप टोटल से क्या करते थे? इसका नंबर ऑफ ए अपॉन टोटल, ऐसे करते थे ना। तो अगर नंबर ऑफ ए निकालना है तो आप क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील क्या होता था? नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील अपॉन टोटल अलील्स करते थे। तो अगर नंबर ऑफ डोमिनेंट अलील पता करना है तो आप फ्रीक्वेंसी से टोटल को क्या कर देते हो? मल्टीप्लाई कर दोगे ना। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए से टोटल को क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल। तो अगर आपको फ्रीक्वेंसी से नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स निकालने हैं तो आप टोटल इंडिविजुअल से इसको क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए कैलकुलेट करके बताऊं क्या क्या आंसर तक आप पहुंच सकते हैं? बिल्कुल, इतना आसान। तो अब इससे ज्यादा टफ लेवल तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम से नहीं आ सकता। तो मैंने आपको नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस करवा दिए। चलिए, now moving on to next topic, which is factors affecting Hardy-Weinberg equilibrium. अब देख बच्चे, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का मतलब क्या था? एक ऐसा पॉपुलेशन जिसमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन एलील का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। साथ ही साथ अगर ऐसा हो रहा है तो हम बोलेंगे कि जो पूरा जीन पूल है, जीन पूल मतलब सारे अलील का सम ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन, हर इंडिविजुअल में जितने भी अलील्स हैं वो सारे इंडिविजुअल में सारे अलील को जोड़ दो तो टोटल जोड़ जो आएगा वो क्या रह रहा है? कांस्टेंट। और उसी टोटल जोड़ को जीन पूल बोलते थे, तो क्या बोलोगे? जीन पूल क्या रह रहा है? कांस्टेंट। और इसी को क्या बोलते हैं? जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जिसको हमने दूसरे नाम से पुकारा हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। पर आप बताइए ना, क्या ये बातें डज इट मेक सेंस? क्या कोई भी नेचुरली अकरिंग पॉपुलेशन में, क्या लगता है आपको, एवोल्यूशन नहीं होता है? होता है। क्या एवोल्यूशन होने के बहुत सारे बेसिस, फॉर एग्जांपल वेरिएशन होना चाहिए, और वेरिएशन होने के लिए म्यूटेशन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, नेचुरल सिलेक्शन भी होता है, पॉपुलेशन में होता है कि नहीं? मतलब ये सारे की फैक्टर्स हैं किसी भी पॉपुलेशन में एवोल्यूशन करवाने के लिए। मतलब अगर ये सारी चीजें हैं, एवोल्यूशन हो रहा है, और आपको पता है ये सारी चीजें हैं, होती हैं। मतलब हार्डी-विनबर्ग की जो बात थी वो टोटली क्या थी? हाइपोथेटिकल बात थी, क्योंकि एक नेचुरली अकरिंग पॉपुलेशन में क्या होती है? एवोल्यूशन होती है। तो हार्डी-विनबर्ग कैसे पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है? जो नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन। ठीक, तो अगर मैं बोलूं कि अगर कोई पॉपुलेशन जो नॉन इवॉल्विंग है, जो कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, उस पॉपुलेशन के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ ऐसा कर दो ताकि उसमें एवोल्यूशन होने लगे, कुछ ऐसा कर दो ताकि उसमें क्या होने लगे? एवोल्यूशन होने लगे। मतलब एवोल्यूशन करवाने वाले जो भी फैक्टर्स होंगे वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या कर देंगे? अफेक्ट कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। वो सारे फैक्टर्स जो एवोल्यूशन करवाते होंगे वो हार्डी-विनबर्ग के इक्विलिब्रियम को क्या कर देंगे? डिस्टर्ब कर देंगे, अफेक्ट कर देंगे। तो सारे फैक्टर्स क्या क्या है बच्चा? बारी बारी से सारे नाम एक बार आप देख लीजिए। जीन माइग्रेशन, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, natural selection and non-random mating. These are the factors that are going to affect Hardy-Weinberg equilibrium, that are going to disturb Hardy-Weinberg equilibrium. अगर ये सारे फैक्टर्स एब्सेंट हैं तब पॉपुलेशन नॉन इवॉल्विंग होगी, वहां एवोल्यूशन नहीं हो रहा होगा, तो उसका जीन पूल सेम रहेगा, तब उसको हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में बोलेंगे। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर है तो हम बोलेंगे वो इवॉल्विंग पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या बात समझ रहे हैं?
तो सबसे पहला फैक्टर पढ़ते हैं बच्चा, जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन क्या है? आपको पता है, लोगों का पलायन होता है, माइग्रेशन होता है। तो कोई एक पॉपुलेशन है बच्चा जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स होंगे, और इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल के अंदर बहुत सारे जीन के बहुत सारे एलील्स होते हैं कि नहीं? मान लेते हैं ये एक दूसरा पॉपुलेशन है, ठीक। अगर यहां से कुछ 2-3 इंडिविजुअल्स माइग्रेट कर जाते हैं इस पॉपुलेशन में, तो ऐसा कभी होता है कि इंडिविजुअल अपना जीनोटाइप, अपना एलील छोड़ के जाते होंगे किसी दूसरे पॉपुलेशन में? नहीं ना। अगर इंडिविजुअल माइग्रेट किए हैं तो वो अपने साथ अपना पूरा जीन पूल, अपना जीनोटाइप भी ले जा रहे हैं ना बच्चा। तो अगर ये 3 इंडिविजुअल्स यहां से क्या हो गए, ई माइग्रेट, एग्जिट होना ई माइग्रेट कहलाता है। या फिर यहां से कुछ पॉपुलेशन क्या हो गई, एंटर कर गई, क्या बोलते हो, इमिग्रेशन। आई का मतलब इन, ई का मतलब एग्जिट। तो किसी भी पॉपुलेशन से इंडिविजुअल का इमाइग्रेट होना या किसी भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल्स का इमिग्रेट होना, एंटर होना, और अगर एक्स्ट्रा इंडिविजुअल्स आए तो अपना जीनोटाइप लेके आए, फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब हुई। अगर एक्स्ट्रा कुछ इंडिविजुअल्स छोड़ के चले गए तो उतना फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, कम हो गई, पूल क्या हो गया, कम हो गया। जेनेटिक पूल कांस्टेंट स्टेबल रहा क्या, नहीं रहा, और स्टेबल नहीं रहा तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो जो हमारा जीन माइग्रेशन है, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट वुड अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। और अगर जीन माइग्रेशन लगातार हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ, तो इसी को बोल देते हैं जीन फ्लो। तो हम बोल देंगे कॉन्टिन्यूअस जीन माइग्रेशन is called what is called gene फ्लो। बताइए कितनी बात क्लियर है? अगला फैक्टर आपको पता है, म्यूटेशन है। म्यूटेशन से ही वेरिएशन आता है ना। म्यूटेशन इज वन ऑफ द रीजंस फॉर वेरिएशन। तो म्यूटेशन होगा, वेरिएशन होगा, एवोल्यूशन होगा। तो म्यूटेशन के होने से भी इक्विलिब्रियम क्या होगा, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब। तीसरा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। आपको पता है मियोसिस के दौरान जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, और आपको पता है कि ह्यूमन के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या फिर कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म गेमीट्स बना रहा है, तो गेमीट्स मियोटिक डिवीजन से बन रहा है, तो क्या होगा बच्चा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगी, और उससे भी वेरिएशन आएगा, और उसकी वजह से एवोल्यूशन होगी। मतलब ये फैक्टर भी हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। अगला फैक्टर, जेनेटिक ड्रिफ्ट। याद रखिएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट एक तरीके का जीन माइग्रेशन ही होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट एक प्रकार का क्या होता है, जीन माइग्रेशन ही, जो कि ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से हो जाता है, और छोटी पॉपुलेशन पे वो हो। किस पे ज्यादा विजिबल हो, छोटी पॉपुलेशन पे। तो मान लेते हैं कि ये है हमारा पॉपुलेशन 1, क्या है, पॉपुलेशन 1, जिस पे हैं हमारे कुछ इंडिविजुअल्स। चलिए, तो ये है इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन। इसको समझिए, मान लेते हैं कि एक एरिया है, ग्रासलैंड एरिया है, मान लेते हैं ग्रासेस हैं पूरी, और उस ग्रासेस पे कुछ बीटल्स हैं, है ना। बीटल्स ऑर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं, बीटल्स हैं बच्चा। अब अचानक से वो जो ग्रासलैंड एरिया है, वो ग्रास एरिया जो है, वहां पर बीटल्स की संख्या मान लेते हैं क्या है, 50 बीटल्स मौजूद है, ठीक। अब अचानक से हाथी आया, और हाथी ने पैर रखा ही, तो उसके पैर पे
10 बीटल्स चिपक गए। कितने बीटल्स थे? 50 बीटल्स थे। 10 बीटल्स चिपक गए और हाथी गया घूमते घूमते किसी दूसरे ज्योग्राफिकल एरिया में, है ना, 4-5 किलोमीटर ट्रैवल कर गया और उस ज्योग्राफिकल एरिया में जाके बैठ गया। अब वो बीटल्स उस न्यू हैबिटाट में चले गए ना बच्चा, चले गए क्या? बिल्कुल। 50 बीटल्स थे, 10 अचानक से चले गए। क्या हुआ है उस बीटल पॉपुलेशन में? जेनेटिक ड्रिफ्ट। देखिए ना, 50 से 40 हो गए। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं और आपके फ्रेंड के पास 100 रुपए है, 100 रुपीज, आपके पास 1 करोड़ और उसके पास क्या है? 100 रुपीज। अगर किसी तीसरे ने 10 रुपए उधार मांगे, एक जिसके पास 100 रुपए हैं उससे 10 रुपए उधार मांगे और आपके पास 1 करोड़ रुपए है, आपसे भी 10 रुपए उधार मांगे, बताइए किसको ज्यादा फील होगा कि भैया मेरे पैसे चले गए? जिसके पास 100 रुपए हैं उसने 10 रुपए दे दिए, उसके पास 90 रुपए ही बचेंगे बच्चा। जो चेंज है वो दोनों में इक्वली हुआ है, 10-10 रुपए दोनों ने दिए होंगे, पर आपको विजिबल कहां हो रहा है वो चेंज? जिसके पास कम रुपए हैं। तो ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो कैसी पॉपुलेशन पे देखने को मिलता है? तो याद रखिएगा, स्मॉल पॉपुलेशन पे। समझ आई क्या बात? तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को अगर मैं लिखना चाहूं तो सबसे पहले लिखेंगे सडन चेंज in the allelic frequency of a small population। ठीक है क्या? अब देखिए, तो हमने बोला था कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स रह रहे हैं। अचानक से कुछ इंडिविजुअल्स अचानक से चले गए हैं कहां पर? न्यू हैबिटाट में। कहां चले गए हैं? एक न्यू हैबिटाट में। अब ये इंडिविजुअल जिस नए हैबिटाट में गए हैं, क्या वहां पर ये चांसेस हैं कि जो ओरिजिनल पॉपुलेशन जिस हैबिटाट में था वहां जैसी कंडीशन थी, न्यू हैबिटाट में कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाए? क्या ये चांसेस हैं? बिल्कुल। और अगर ये चांस है तो जैसा हैबिटाट का इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा, यहां पर एवोल्यूशन उसी के अकॉर्डिंग होगी। मतलब टाइम दर टाइम इनके अंदर उन वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन होगा जो इस नए हैबिटाट में उनको सर्वाइवेबिलिटी को क्या करवा पाए? मैक्सिमाइज करवा पाए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पॉसिबल हो पाए। तो टाइम दर टाइम यहां पर उन वेरिएशंस का एक्यूमुलेशन होगा जो इस हैबिटाट के लिए मोस्ट सूटेबल होगा। तो आफ्टर सम टाइम ये जो इंडिविजुअल्स यहां से गए थे, जिनका जेनेटिक ड्रिफ्ट इस पॉपुलेशन का हुआ था, यहां पर जो नई पॉपुलेशन बनेगी वो इंडिविजुअल्स एकदम अलग हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर अलग किस्म का वेरिएशन क्या हुआ है? एक्यूमुलेट हुआ है। तो आप बोलेंगे ये क्या है? हमारा न्यू पॉपुलेशन। ये क्या है? हमारा न्यू पॉपुलेशन। बताइए, क्या इस न्यू पॉपुलेशन का जो फाउंडर है, फाउंडर मतलब जिसने इसको खोजा है, जिसकी वजह से ये न्यू पॉपुलेशन अराइज हुआ है, वो फाउंडर कौन है बच्चा? वो फाउंडर क्या यही 3 इंडिविजुअल्स हैं जो इस पॉपुलेशन से आए थे? मतलब दिस पॉपुलेशन इज द फाउंडर ऑफ दिस न्यू पॉपुलेशन। इसलिए हम इस इफेक्ट को बोल देते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। इस इफेक्ट को हम क्या नाम दे देते हैं? फाउंडर्स इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट। क्या इतनी बात समझ आ गई आपको? चलिए, अगला फैक्टर दैट अफेक्ट्स हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम इज अ नेचुरल सिलेक्शन। पता ही है आपको, नेचुरल सिलेक्शन से इवोल्यूशन होती है। तो अगर नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है तो पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रहा है।
इवॉल्विंग पॉपुलेशन है, और अगर इवॉल्विंग पॉपुलेशन है तो भैया हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है। द लास्ट फैक्टर इज नॉन रैंडम मीटिंग। नॉन रैंडम मीटिंग, जिसको आप सेलेक्टिव मीटिंग भी बोलते हो। क्या बोलते हो? सेलेक्टिव मीटिंग भी बोलते हो, या इसी को आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में हम पढ़ाते थे, जो कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक है। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं आपको मिल्क प्रोडक्शन करना है, तो आप ऐसी काउज चाहेंगे जो हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी हो, है ना, ऐसी काउ जो कि ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर रही हो पर डे, तो ऐसी वैरायटी को आप क्या बोल देते हैं? हाई मिल्क यील्डिंग वैरायटी। तो ऐसा डोमिनेंट फिनोटाइप वाला काउ चुनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हर जनरेशन अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाले इंडिविजुअल से क्या करना पड़ेगा? मीटिंग करवा के इवेंचुअली एक डिजायर्ड फिनोटाइप वाले काउ तक आप पहुंचेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं बच्चा? ऐसी काउ, है ना, आपने मान लिया एक काउ लिया, है ना, मेल एंड फीमेल आपने किया, और आपने क्या की? मीटिंग करवाई। जनरेशन, पेरेंटल जनरेशन कहलाएगा। इसका जो F1 जनरेशन होगा, उसमें उस इंडिविजुअल के अंदर, उस प्रोजेनी के अंदर जो मिल्क यील्डिंग वैरायटी होगी, वो किसी में थोड़ी ज्यादा होगी, किसी में थोड़ी कम होगी। जिसमें थोड़ी ज्यादा होगी उसको उठाओगे और मेल के साथ वापस क्या करवाओगे? मीट करवाओगे, फिर उसके प्रोजेनीज बनेंगे। अब उस प्रोजेनीज में देखोगे किसके पास मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, उसको वापस से चुनोगे और वापस से मेल के साथ मीट करवा के उसकी प्रोजेनीज बनाओगे, और ऐसा कर करके आप इवेंचुअली उस प्रोजेनी तक पहुंचोगे जिसके पास आपके डिजायर्ड लेवल का मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी हो। तो क्या आप एक पर्टिकुलर ट्रेड को बार बार तवज्जो दे रहे हैं, है ना, उसी को सेलेक्ट करते जा रहे हैं? इसी को बोलते हैं सेलेक्टिव मीटिंग, या इसी को बोलते हैं नॉन रैंडम मीटिंग। तो नॉन रैंडम मीटिंग से एक पर्टिकुलर अलील को आप क्या कर रहे हो? बढ़ावा दे रहे हो ना, मतलब अलीलिक फ्रीक्वेंसी को आप क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। और अगर चेंज हो रहा है मतलब हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो रहा है। इसलिए नॉन रैंडम मीटिंग, रैंडम मतलब तो रैंडम होता है, नॉन रैंडम मतलब सेलेक्टिव हो रहा है, तो सेलेक्टिव मीटिंग या आर्टिफिशियल सिलेक्शन इसको बोलते हैं। तो जो सिलेक्शन ह्यूमन खुद करता है, जैसे हाई मिल्क यील्डिंग कैपेसिटी वाले काउ को सेलेक्ट करना, क्या है? आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ह्यूमन ने किया आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन इंटरवेंशन से हो, इसी को बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। जहां ह्यूमन इंटरवेंशन हो उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक। तो जो ह्यूमन करवाए उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। या फिर आप देखते होंगे कि बहुत सारे डॉग के ब्रीड्स हैं, कैट के ब्रीड्स हैं, है ना, तो इन सब को भी आप आर्टिफिशियल सिलेक्शन के जरिए आप बहुत सारी ब्रीडिंग करवा के अपने डिजायर्ड ब्रीड को क्या करते हैं? आप गेन करते हैं। क्लियर? सो दीज ऑल आर द फैक्टर्स दैट आर अफेक्टिंग हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। अगर ये सारे फैक्टर्स नहीं होंगे तो पॉपुलेशन में एवोल्यूशन नहीं होगी, पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? चलिए, तो नेचुरल सिलेक्शन थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं बच्चा, है ना। नेचुरल सिलेक्शन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन आपको तो पता ही है कि जो भी यूजफुल वेरिएशन है जो कि सर्वाइवेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल को बढ़ाता है, वो ही नेचर के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, और इसी फेनोमेना को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जिसको डार्विन ने बोला, और इसी को दूसरे शब्दों में बोला स्पेंसर ने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो नेचुरल सिलेक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एक ही बात। तो जो नेचुरल सिलेक्शन है ना बच्चा, वो 3 टाइप के होते हैं। बैलेंसिंग सिलेक्शन, जिसको स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन भी बोलते हैं, डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन के कितने टाइप्स? बैलेंसिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। क्लियर? अब देखिए, नेचर किस चीज को सेलेक्ट करती है बच्चा, है ना। नेचर जो भी आपका फिनोटाइप, जो आपके सर्वाइवेबिलिटी को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, जो आपको फिट बना रहा है, उस फिनोटाइप को सेलेक्ट करती है। एंड फिनोटाइप इज डिसाइडेड बाय व्हाट? जीनोटाइप। पता है आपको? चलिए, तो जीनोटाइप का डिस्कशन यहां नहीं, यहां मैं बोलती हूँ फिनोटाइप।
तो हमने क्या किया है, एक ग्राफ बनाया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। एक्स एक्सिस पे हमने लिया है फिनोटाइप, ठीक, और वाई एक्सिस पे लिया है नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब उस फिनोटाइप को शो करने वाले इंडिविजुअल्स की संख्या। तो देख बच्चा, ये कर्व कैसा आया है, क्या ये बेल शेपेड कर्व आया है? बिल्कुल। देख, अगर मैं बोलूं कोई पर्टिकुलर फिनोटाइप, फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, कोई पर्टिकुलर फिनोटाइप स्मॉल टी, एक पर्टिकुलर फिनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, इस फिनोटाइप में कितने इंडिविजुअल्स हैं? तो तुरंत आप यहां पे जाओगे और बोलोगे इस फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करने वाले इंडिविजुअल की संख्या ये रही, जो भी आ जाए। समझ आ रही है? इस वाले फिनोटाइप को शो करने वाले इंडिविजुअल की संख्या कितनी है अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बोलोगे? सीधे यहां से लाइन ड्रॉ करोगे और बोलोगे मैडम ये रहा इतने इंडिविजुअल्स, मतलब कितने, ये रहे इतने इंडिविजुअल्स कैपिटल टी स्मॉल टी शो कर रहे हैं। स्मॉल टी कितने इंडिविजुअल शो कर रहे हैं? तो तुरंत यहां पर इसके कोऑर्डिनेट बनाओगे और यहां से बोल दोगे मैडम इस जीनोटाइप से ही फिनोटाइप मिलेगा, तो बोलोगे इतने इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं। समझ रहे हो क्या? तो ये तो मैंने फॉर एग्जांपल आपसे बोला, ठीक। तो देयर कुड बी अ वैरायटी ऑफ फिनोटाइप ऑफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टर। हो सकता है क्या, जैसे बॉडी वेट की ही बात करूं तो बॉडी वेट क्या है आपका, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जिसके अलग अलग ट्रेट्स हो सकते हैं। बॉडी वेट ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, बहुत कम हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। हाइट बहुत ज्यादा हो सकती है, बहुत कम हो सकती है, इंटरमीडिएट हो सकता है। तो हर कैरेक्टर का अलग अलग देयर कुड बी नंबर ऑफ फिनोटाइप्स अवेलेबल, ठीक। तो अब देखिए बैलेंसिंग सिलेक्शन क्या होता है। बैलेंसिंग सिलेक्शन ऐसा सिलेक्शन जिसमें नेचर इंटरमीडिएट फिनोटाइप को क्या करती है, सेलेक्ट करती है। नेचर क्या करती है, इंटरमीडिएट फिनोटाइप को सेलेक्ट करती है। जैसे आप ह्यूमन के पॉपुलेशन में देखते होंगे, हाइट ऑफ द इंडिविजुअल्स, बहुत जाइगेंटिक हाइट खली टाइप के लोग और बहुत स्मॉल हाइटेड इंडिविजुअल ड्वार्फ्स, इनकी संख्या क्या आपको बहुत ज्यादा दिखती है। मतलब जो आपका मीडियम हाइट रेंज है वो ज्यादा पॉपुलेशन में क्या है, अबंडेंट है। मतलब नेचर किसको सेलेक्ट करी है, मीडियम हाइट को, इंटरमीडिएट हाइट को। मतलब ये भी क्या है, एक तरीके का बैलेंसिंग सिलेक्शन। समझ आ रही बात? जैसे न्यूली बॉर्न्स आपने देखा होगा, है ना, जो न्यूली बॉर्न्स होते हैं वो मोस्टली 3 से 4 किलोग्राम के वेट के रेंज में आते हैं। 2 kg, 1.5 kg, 1 kg या 7 kg, 8 kg, 10 kg, ऐसे न्यूबॉर्न्स बहुत रेयरली ही मिलते हैं। नेचर के लिए सबसे ज्यादा फिट कौन है, जो 3 से 4 किलोग्राम के रेंज में आता है। मतलब वहां बॉडी वेट जो मीडियम रेंज की है, नेचर उसको ज्यादा सेलेक्ट कर रही है। क्या कहोगे इसको, बैलेंसिंग, या इसी को बोलते हैं क्या, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। क्या बोलते हैं, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, ठीक। तो बैलेंसिंग सिलेक्शन में क्या हो रहा है, बैलेंसिंग सिलेक्शन में देखिए जरा एनसीईआरटी की लाइन क्या बोलती है, नेचुरल सिलेक्शन क्या लीड टू स्टेबिलाइजेशन, बैलेंसिंग विच मोर इंडिविजुअल्स, स्टेबिलाइजेशन मतलब नेचुरल सिलेक्शन क्या लीड टू स्टेबिलाइजेशन, मतलब किसकी बात कर रहा है, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन की, मतलब बैलेंसिंग सिलेक्शन की। और इसमें क्या बोल रही है एनसीईआरटी, क्या होता है, इन विच more individuals acquire mean character value। mean character value का मतलब क्या है, इसका मतलब है intermediate phenotype, ठीक। मतलब नेचर किसको ज्यादा सेलेक्ट कर रही है बच्चा, इस वाले फिनोटाइप को ज्यादा सेलेक्ट कर रही है। मतलब इस वाले फिनोटाइप को शो करने वाले इंडिविजुअल की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। देखिए ना, फिनोटाइप इस तरफ वाली क्या, इनको हम एक्सट्रीम फिनोटाइप बोल सकते हैं, किनारे वाला। ये क्या है, बीच वाला फिनोटाइप। मतलब इसी को मीन कैरेक्टर वैल्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, मीन कैरेक्टर
वैल्यू बोलेंगे। ठीक, तो अगर नेचर केवल इसी को सबसे ज्यादा सेलेक्ट कर रही है, इसको कम कर रही है, तो ये वाली इंडिविजुअल्स की संख्या कम होगी और ये वाले इंडिविजुअल की संख्या ज्यादा होगी। मतलब आपको लग रहा है ना कि ये जो ग्राफ, ये जो पीक आएगी वो कैसी हो रही है, थोड़ी सी लंबी हो रही है और थोड़ी सी नैरो हो रही है। मतलब पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर। ठीक, तो एनसीईआरटी में डायग्राम भी दे रखा है बच्चा, ये रेफरेंस वाला डायग्राम है और यहां से 3 वेरिएशंस आए हैं। एक वेरिएशन जिसमें पीक क्या हो रहा है, हाई हो रहा है और नैरोअर हो रहा है। तो ये कैसा सिलेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका बैलेंसिंग सिलेक्शन। तो यहां पे मैं लिख देती हूं, पीक गेट्स हायर एंड नैरोअर। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि मीन कैरेक्टर वैल्यू इज सेलेक्टेड। क्लियर है इतनी बात? चल, अब दूसरा कंडीशन लेते हैं बच्चा, जिसमें नेचर क्या करेगी, नेचर मीन कैरेक्टर वैल्यू नहीं, जो एक्सट्रीम फिनोटाइप था, यहां वाला जो फिनोटाइप है एक्सट्रीम फिनोटाइप है ना, उस एक्सट्रीम फिनोटाइप्स में से इसके 2 एंड्स हैं, एक इस तरफ या एक इस तरफ, तो किसी भी एक फिनोटाइप, दोनों नहीं, किसी भी एक फिनोटाइप को ज्यादा सेलेक्ट करें, इंटरमीडिएट नहीं, एक्सट्रीम फिनोटाइप में किसी एक फिनोटाइप को ज्यादा सेलेक्ट करें। तो मान लेते हैं ये वाले फिनोटाइप को क्या कर रही है, नेचर ज्यादा सेलेक्ट कर रही है, तो इंडिविजुअल की संख्या जो इस फिनोटाइप को रिप्रेजेंट करती है वो ज्यादा होगी ना बच्चा। तो यहां पर इंडिविजुअल की संख्या आप देख रहे हैं बढ़ रहे हैं ना, बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल। तो आपको लग रहा है ना कि जो पीक है, क्या पीक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गया है बच्चा, शिफ्ट हो गया है। पीक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया, इसलिए नाम ही दिया क्या, डायरेक्शनल सिलेक्शन। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या होता है बच्चा, एनसीईआरटी क्या बोलती है, डायरेक्शनल चेंज, मतलब डायरेक्शनल सिलेक्शन की बात कर रही है, इन विच मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर। याद रखिए यहां पे थोड़ी सी जो लैंग्वेज है एनसीईआरटी की वो कंफ्यूजिंग है और बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, इसलिए मैंने एनसीईआरटी का वो कट पेस्ट भी यहां पर चिपकाया है ताकि आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज समझ में आए। अगर ये स्टेटमेंट एज इट इज आ जाए तो आपको वो कैसे सही करना है, ये इसके लिए मैंने ये डायग्राम यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। तो डायरेक्शनल चेंज के लिए एनसीईआरटी बोलती है मोर इंडिविजुअल्स अक्वायर वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू, वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू, मतलब अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू का मतलब क्या है, क्या दोनों एक्सट्रीम वाले? नहीं, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ईदर वन ऑफ द एक्सट्रीम फिनोटाइप। ठीक, तो हम बोलेंगे इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो पीक शिफ्ट्स इन वन डायरेक्शन। ठीक है क्या? क्यों? क्योंकि मोर इंडिविजुअल्स acquire value other than mean character value। mean character value का मतलब इंटरमीडिएट फिनोटाइप, तो इंटरमीडिएट फिनोटाइप के अलावा अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू है ना, मोर इंडिविजुअल्स acquire वैल्यू अदर देन मीन कैरेक्टर वैल्यू। ठीक है क्या? ब्रैकेट में लिख देती हूं मैं, either one of the extreme phenotypes, phenotypes में कोई एक एक्सट्रीम फिनोटाइप है ना, चलिए, पर मीन कैरेक्टर वैल्यू नहीं।
The last type of selection is a disruptive selection. Disruptive selection बोला जाता है it is opposite of a balancing selection. Balancing selection में नेचर ने कौन से phenotype को select किया था बच्चा? मीन कैरेक्टर वैल्यू को. यहां पर मीन कैरेक्टर वैल्यू को ही select नहीं करती, दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप्स को select कर लेती. तो बताना, जो मीन कैरेक्टर वैल्यू वाले फिनोटाइप्स होंगे उनमें जो प्रेजेंट इंडिविजुअल्स होंगे क्या उनकी संख्या कम होगी? बिल्कुल. तो बिल्कुल वो ऐसे होंगे ना बच्चा, ऐसा हो जाएगा क्या? मतलब इस फिनोटाइप को शो करने वाले इंडिविजुअल की संख्या केवल इतनी ही रह गई है कि नहीं? मतलब आप देख सकते हैं कि दो पीक्स आएंगी जो कि एक्सट्रीम फिनोटाइप्स को रिप्रेजेंट कर रही होंगी. जहां ये गड्ढा बना है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भैया मीन कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल्स को नेचर ने सेलेक्ट नहीं किया है. तो हम ऐसे ही सिलेक्शन को क्या बोलते हैं? डिसरप्टिव सिलेक्शन. एनसीईआरटी में पढ़े क्या लिखा है? तो नेचर सिलेक्शन कैन लीड टू डिसरप्शन. मोर इंडिविजुअल्स acquire peripheral character value at both ends of the distribution curve. इस कर्व को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. तो हम क्या बोलेंगे इसकी वजह से? टू पीक्स आर ऑब्टेन्ड. बता बच्चा, क्या इतनी बात समझ नहीं आई? चल, तो एनसीईआरटी का जो ये डायग्राम है बिल्कुल याद रखना है आपको. क्लियर? तो हमने टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पढ़ लिया. थोड़ा सा एग्जाम्पल हम सीखेंगे अभी, है ना? तो अगर मैं आपको बोलूं एग्जाम्पल ऑफ बैलेंसिंग या स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, तो क्या था? हाइट. क्या था? हाइट ऑफ इंडिविजुअल. हाइट ऑफ इंडिविजुअल, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं. दूसरा एग्जाम्पल, बॉडी वेट ऑफ इन्फेंट्स. बॉडी वेट ऑफ इन्फेंट्स. इन्फेंट्स मतलब न्यूली बॉर्न, है ना? न्यूली बॉर्न, नवजात शिशु. चलिए, हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे डायरेक्शनल सिलेक्शन के एग्जाम्पल पर. ठीक, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है बच्चा. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म नाम के टॉपिक में. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का मतलब क्या है सब क्लियर होगा. हम क्या पढ़ रहे हैं? एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्शनल सिलेक्शन. समझिए क्या था. इन इंग्लैंड बेसिकली जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, है ना, इतने ज्यादा फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज नहीं बने थे, तो लगभग 1850s के आसपास अगर देखें तो वहां के इन्वायरमेंट में जो ट्रीज हैं, है ना, ट्रीज की ब्रांचेस पे अगर इंडस्ट्रीज नहीं है तो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो स्मोक है, सूट है ना, ये सब धुआं धक्कड़ जो भी इंडस्ट्रीज से निकलता है वो क्या होगा? नहीं होगा. इंडस्ट्रीज कम है तो धुआं वगैरह कम होगा. तो ये जो भी धुआं है बच्चा, ये काला रंग का धुआं, ये कहीं जमता है ना बच्चा. अगर ट्री की ब्रांचेस पे ये जमेगा तो ट्री की ब्रांचेस को क्या कर देगा? काला. पर ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन उतनी नहीं है. तो हम बोलेंगे बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिंस इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा आर वेरी फ्यू, तो एयर में ये जो स्मोक वगैरह है वो क्या है? कम है. जिसकी वजह से जो ट्री की ब्रांचेस हैं वो कैसी दिखती हैं आपको? वाइट. ट्री की ब्रांचेस कैसी दिखती हैं? वाइट. एक और बात याद रखिएगा, लाइकेंस जो होते हैं जिसको आप पॉल्यूशन इंडिकेटर बोलते हैं, एनसीईआरटी में मेंशन है इसके बारे में. तो लाइकेंस पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं. इसका मतलब जहां भी पॉल्यूशन दिखेगा लाइकेन वहां ग्रो नहीं करता. जहां पॉल्यूशन नहीं है लाइकेन वहां ग्रो कर रहा है. अभी पॉल्यूशन नहीं है ना, एयर पॉल्यूशन कम है, तो लाइकेन से ट्री की ब्रांच पे क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है. और इनके ग्रोथ की वजह से ट्री ब्रांच कैसी दिख रही है? सफेद. तो ट्री ब्रांचेस पे ना स्मोक जमा हुआ और ऊपर से लाइकेंस ग्रो करे तो ट्री ब्रांचेस कैसे दिखने लगी? वाइट कलर की. तो हम बोलेंगे ट्री ब्रांचेस ट्री branches appear white.
क्यों? ड्यू टू, तो लिख दें ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ lichens and absence of smoke etc. ठीक, अब देखिए, अब इन्वायरमेंट में अलग अलग प्रकार के मॉथ मौजूद थे। मॉथ नहीं, मॉथ है ना, जैसे बटरफ्लाइज होती है ना, उसी टाइप के मॉथ भी है। अब मॉथ है तो विंग्स है, और विंग्स अलग अलग फिनोटाइप का बच्चा, अलग अलग कलर वाला, और कलर के लिए ही, पिगमेंटेशन के लिए ही जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं मेलानिज्म। मेलानिन पिगमेंट होता है। अगर मेलानिन पिगमेंट ज्यादा है तो कलर कैसा होगा? डार्क। मेलानिन पिगमेंट कम है तो कलर कैसा होगा? लाइट। अब देखिए, आपके पास इन्वायरमेंट में अलग अलग पिगमेंट वाला क्या होगा? मॉथ मौजूद होगा, है कि नहीं? मान लेते हैं एक व्हाइट विंग्ड मॉथ है और एक डार्क विंग्ड मॉथ है। अब ये मॉथ कहां है? ट्री की ब्रांचेस पे। अब मान लेते हैं एक डार्क विंग्ड मॉथ है और एक व्हाइट विंग्ड मॉथ है। अब आप मुझको बताइए, है ना, वैसे तो एनसीईआरटी में ये डायग्राम दे रखा है और इस डायग्राम से बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती है, थोड़ा और अच्छा डायग्राम होता तो मजा आ जाता, पर कोई बात नहीं, हम इतने से ही काम चला लेंगे। तो हम बोलेंगे अगर ट्री की ब्रांचेस सफेद हैं तो उसके ऊपर दो टाइप की मॉथ, एक डार्क विंग्ड और एक व्हाइट विंग्ड। बताना कौन दूर से ही चमक जाएगा? जो डार्क विंग्ड होगा वो दूर से ही चमकेगा, व्हाइट विंग उस व्हाइट बैकग्राउंड में कहीं छिप नहीं जाएगा। और इसी प्रॉपर्टी को क्या कैमोफ्लेज नहीं बोलते? बिल्कुल। मतलब व्हाइट विंग्ड मॉथ व्हाइट बैकग्राउंड पे क्या हो गया है? कैमोफ्लेज हो गया है, व्हाइट बैकग्राउंड जैसा दिखने लगा है ना? जैसे धूम 2 में आपने देखा होगा ऋतिक रोशन कैमोफ्लेज करता है ना चोरी करने के दौरान। चलिए, तो वही चीज हो रही है भैया, कैमोफ्लेज हो गया। अब हमारे पास एक है प्रेडेटर, खाने वाला, इस मॉथ को खाने वाला, विच इज व्हाट? बर्ड फॉर एग्जाम्पल। अब बर्ड उड़ता उड़ता आया ट्री की ब्रांचेस पे, उसको दूर से ही कौन दिख जाएगा? डार्क विंग्ड मॉथ। व्हाइट विंग मॉथ उसको नहीं दिखेगा क्योंकि वो कैमोफ्लेज कर गया है। तुरंत आया, दबक के पकड़ा किसको? डार्क विंग्ड मॉथ को, और खा गया। बताइए नेचर के लिए यहां पर कौन ज्यादा फिट लग रहा है? वो जिसको प्रीडेटर खा रहा है, या वो जो प्रीडेटर की नजरों से बच गया? तो कौन बच गया भैया? व्हाइट विंग्ड मॉथ। और जो बच गया वही तो सक्सेसफुल हुआ, उसी की सर्वाइवेबिलिटी इंश्योर्ड हुई। मतलब नेचर किसको सेलेक्ट कर रही है? व्हाइट विंग्ड मॉथ को। ठीक, तो हम बोलेंगे since white winged moth can camouflage against white background, can camouflage against white background, therefore able to escape the predator, therefore time after time number of white winged moth would be far greater than dark winged moth। बताइए क्या इतनी बात क्लियर है आपको? क्लियर है क्या बच्चा? चलिए, पर बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई, फैक्ट्रीज बिल्डअप हुई। और अगर फैक्ट्रीज बन रही है इसका मतलब पॉल्यूशन तो होगा, और जब पॉल्यूशन होगा तो ट्री ब्रांचेस कैसे दिखेंगी? तो हम बोलेंगे ट्री ब्रांचेस became dark
और ऐसा क्यों हुआ? तो हम बोलेंगे ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्मोक। और साथ ही साथ अब जैसे ही पॉल्यूशन हुआ, क्या लाइकेन अब इसको भाव देना चालू रखेगी? नहीं, लाइकेन को बिल्कुल नॉन पॉल्यूटेड एरिया पसंद, मतलब एब्सेंस ऑफ लाइकेंस। लाइकेंस भी नहीं, स्मोक आके जमा भी हो गया, ट्री की ब्रांचेस डार्क हो गई। अब किसका टाइम आ गया? है ना, सबका टाइम आता है। तो अब देखिए भैया, इस डार्क बैकग्राउंड पे दो मॉथ हैं, एक व्हाइट विंग्ड और एक डार्क विंग्ड, है ना। हमने क्या बोला था यहां पर? नंबर ऑफ व्हाइट विंग्ड इज फार ग्रेटर देन डार्क विंग्ड। डार्क विंग एब्सेंट ही हो गया ऐसा नहीं, उसकी संख्या बहुत कम हो गई। हो सकता है पूरे पॉपुलेशन में 99% जो है वो व्हाइट विंग्ड था, 1% क्या है? डार्क विंग। अब देखिए, उस 1% डार्क विंग और 90% व्हाइट विंग, अब वक्त बदल गया है। अब हमारा ट्रंक डार्क हो गया। कौन कैमोफ्लेज कर पाएगा? जो डार्क विंग होगा। डार्क विंग को अब प्रेडेटर दूर से चमकेगा नहीं, उसको व्हाइट मॉथ चमकेगा और प्रेडेटर आके व्हाइट विंग्ड मॉथ को खाना चालू करेगा। मतलब किसका वक्त बुरा चल रहा है? व्हाइट विंग्ड मॉथ का, है ना भैया। किसका बल्ले बल्ले? डार्क विंग्ड मॉथ का। तो अब नेचर के लिए इस सिनेरियो में कौन ज्यादा फिट बच्चा? तो नेचर के लिए अब डार्क विंग्ड मॉथ ज्यादा फिट होगा, क्योंकि वो कैमोफ्लेज कर पा रहा है अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड। Now nature starts selecting which phenotype? Dark winged moth. White winged moth की संख्या धीरे 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 क्या होगी? कम होगी, गायब नहीं होगी, बहुत कम हो जाएगी। इसलिए एनसीईआरटी ने लिखा है, और ये स्टेटमेंट आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, नो वेरिएंट इज इंटायरली वाइप्ड आउट फ्रॉम पॉपुलेशन। चाहे व्हाइट विंग्ड हो चाहे डार्क विंग्ड हो, अगर वक्त खराब है तो उनकी संख्या भले कम हो जाए पर इंटायरली वाइप आउट नहीं होती। अनलेस कोई बहुत भारी विपदा आ जाए, कोई कैटास्ट्रॉफिक इवेंट आ जाए, जब एकदम एक्सटिंक्शन ही हो जाए, वो अलग बात है। पर कोई भी वेरिएंट इंटायरली वाइप आउट ऑन अ जनरल बेसिस नहीं होता एनवायरमेंट से। समझ आई बात? चलिए, तो यहां लिखते हैं क्या हुआ है। तो हम बोलेंगे नंबर ऑफ डार्क winged moth is greater than white winged moth। क्यों? तो since dark winged moth could camouflage against dark background, therefore could escape predator, which was what? Bird। समझ आई बात? तो वो स्टेटमेंट मैं लिख देती हूं बच्चा, नो वेरिएंट is entirely wiped out। wiped out मतलब सफाचट हो जाना। तो no variant is entirely wiped out from population। क्या इतनी बात समझ आ गई? चलिए, so now we are moving to the end of this particular chapter in which we have only one topic remaining। चलिए, तो अब ये जो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म था, ये किसका एग्जांपल था बच्चा? डायरेक्शनल सिलेक्शन का। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे जो भी रेजिस्टेंट वैरायटी हम सेलेक्ट करते जा रहे हैं, है ना, हम इनडायरेक्टली करवा रहे हैं रेजिस्टेंट वैरायटी सिलेक्शन। जैसे बार बार एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हैं बैक्टीरिया, उनका सिलेक्शन हो रहा है।
अब बार बार पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे रेजिस्टेंट वैरायटी का बार बार सिलेक्शन हो रहा है। ये पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड किसने बनाया? नेचर ने बनाया क्या? नहीं, आपने बनाया। मतलब पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, एंटीबायोटिक्स, ये सब कौन डाल रहा है एनवायरनमेंट में? ह्यूमन डाल रहा है। मतलब ह्यूमन का इंटरवेंशन है, इसी को बोलते हैं एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। और इसकी वजह से एवोल्यूशन थोड़ा सा रैपिड हो गया है, फास्टन अप हो गया है, रफ्तार पकड़ ली एवोल्यूशन ने। क्योंकि अगर नेचुरली अगर एवोल्यूशन होता तो उस रेजिस्टेंट वैरायटी को सेलेक्ट होने में हो सकता है मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते, क्योंकि नेचुरल सिलेक्शन एक स्लो प्रोसेस है ना। पर चूंकि हम क्या कर रहे हैं, उस पेस्टिसाइड को बार बार नेचर में एक्सपोज कर रहे हैं, तो बार बार रेजिस्टेंट वैरायटी सेलेक्ट हो रही है और सिलेक्शन बहुत स्पीड अप हो गया है। इसी को बोलेंगे एवोल्यूशन has fastened up by anthropogenic action। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब क्या है? तो होता है ह्यूमन इंटरवेंशन। क्या इतनी बात समझ रहे हैं आप? चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन। पर उससे पहले एक क्वेश्चन आ गया है, देखिए जरा क्या है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चा, है ना। देखिए जरा, इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ अ न्यूबॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kgs। 97% विथ अ वेट ऑफ 97% इंडिविजुअल के पास वेट क्या है? 3 से 3.3 kg। इतना परसेंट इंडिविजुअल इस वेट वाला क्या कर पा रहा है? सरवाइव कर रहा है। वहीं 99% डाई हो रहा है। और वो डाई कौन सी वेट रेंज वाला इंडिविजुअल? तो 2 से 2.5 kg एंड 4.5 से 5 kg। देखिए बॉडी वेट वाला क्वेश्चन आया है। वैसे तो इस क्वेश्चन को पढ़ते भी नहीं आप, फिर भी आंसर दे सकते थे, पर ऐसा नहीं करना है ना। कुछ भी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी दे सकता है आपको, है ना। चलिए देखिए जरा, बॉडी वेट रेंज कहां है बच्चा? 2 से लेकर 5 तक। मीडियन बीच में क्या है हमारे पास? 3 के आसपास। देखिए 2 से 2.5 वाले 99% लोग मर जा रहे हैं, मतलब न्यूली बॉर्न इन्फेंट्स मर जा रहे हैं। 4.5 से 5 kg वाले भी क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। मतलब सर्वाइविलिटी इनकी क्या है? बहुत कम है। केवल 1% सर्वाइव कर पा रहे हैं। सबसे ज्यादा 97% इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे हैं, जो कि किस बॉडी वेट रेंज में है? 3 से 3.25 kg। मतलब नेचर किसको सेलेक्ट कर रही है? बता ना, क्या इंटरमीडिएट फिनोटाइप को सेलेक्ट नहीं कर रही? और अगर इंटरमीडिएट फिनोटाइप सेलेक्ट कर रही है, मतलब सिलेक्शन कैसा? स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। समझ आई क्या बात? स्टेबिलाइजिंग, बैलेंसिंग, एक ही बात। चलिए जी बढ़ते हैं आगे बच्चा। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन वैसे तो बहुत दिलचस्प इंटरेस्टिंग कहानी, और ये कहानी खत्म ही नहीं होने वाली कहानी है ना, नेवर एंडिंग स्टोरी। एवोल्यूशन अभी भी हो रहा है, एवोल्यूशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ह्यूमन का स्पेशली। पर इतना ज्यादा हमने पीएचडी थोड़ी ना करनी है ह्यूमन एवोल्यूशन की, है ना। जितने काम की चीज है बस उतना पढ़ाऊंगी। समझिए, सबसे पहली चीज हम बोलते हैं ना, आपने वो बहुत फेमस डायग्राम देखा होगा, एकदम ऐसे झुका हुआ है, एप लाइक है ना, फिर धीरे धीरे इरेक्ट होता गया और आज मॉडर्न डे ह्यूमन दिखता है। ऐसा कुछ एवोल्यूशन में आपने वो डायग्राम तो देखा ही होगा। चलिए, एक गलत फहमी जो आज मैं क्लियर करने वाली हूं वो ये कि हम एप से नहीं आए, हम एप से नहीं आए हैं, हमारा और एप का एंसेस्टर सेम है। ये बात समझे आप? चलिए, ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन क्लियरली सी द डायग्राम, जिसमें लिखा हुआ है एंसेस्ट्रल प्राइमेट। प्राइमेट का मतलब समझते हैं? जो हमारा मेमेलिया है बच्चा, क्लास मेमेलिया, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, है ना। जो सबसे ज्यादा एडवांस्ड ऑर्डर है दैट इज ऑर्डर प्राइमेटा। और प्राइमेट का डिस्कशन मेंस्ट्रुअल साइकिल में हुआ था, क्योंकि हमने बोला था आपको फीमेल प्राइमेट्स तो शो करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉन प्राइमेट फीमेल ईस्ट्रस साइकिल शो करती है, वहां डिस्कशन हुआ था। तो हमारे पास एक प्राइमेट्स है जो कि एंसेस्ट्रल प्राइमेट है, वहीं से अलग अलग चीजें अराइज हुई हैं। शायद आपने नाम नहीं सुना हो, पर देखिए लीमर, लॉरिसेस, टार्सियर्स, ये सब भी क्या है? प्राइमेट्स ही हैं, जो आज के डेट में आपको दिखते हैं। चलिए आगे बढ़े। न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, है ना, यहीं से गिबन्स, ओरंगुटान्स, गोरिल्ला, चिंपैंजी, ये सब आए हैं। और तब आए कौन? ह्यूमंस।
तो वी ऑल आर रिलेटेड. हाउ? बिकॉज वी हैव कॉमन एंसेस्टर. ठीक, चलिए जी बढ़ते हैं आगे. ह्यूमन एवोल्यूशन के दौरान चेंजेस तो बहुत सारे हुए. कुछ इक्का दुक्का अगर मैं मेजर चेंज की बात करूं, है ना, तो वो पहला चेंज था क्वाड्रीपेडल लोकोमोशन से क्वाड्रीपेडल लोकोमोशन से लोकोमोशन कैसा हुआ? बाईपेडल हुआ. अब क्वाड्रीपेडल और बाईपेडल आप पहली बार तो सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि मैंने ये टर्मिनोलॉजी आपको पढ़ाई थी जब डायनासोर पढ़ाया था, है ना. क्वाड्री मतलब चार, बाई मतलब दो. तो जो चारों लिम्स पे चले क्वाड्रीपेडल, जो दो लिम्स पे चले जैसे आज के डेट में हम चल रहे हैं, है ना, तो हम बोलेंगे हमारा लोकोमोशन क्वाड्रीपेडल से क्या हुआ है? बाईपेडल. अगर लोकोमोशन क्वाड्री से बाईपेडल हुआ है, इसका मतलब आपके पोस्चर में भी बदलाव आया है. पहले पोस्चर झुका होगा, धीरे धीरे पोस्चर क्या हुआ होगा? इरेक्ट हुआ होगा. तो हम बोलेंगे दूसरा चेंज that would have occurred is posture became erect. पहले हम चिंपैंजी गोरिल्ला जैसे वॉक करते होंगे, और आज की डेट में हम क्या है? बाईपेडल है. हमारा पोस्चर कैसा है? एकदम इरेक्ट. चलिए मैंने लिख दिया है इरेक्टस, कोई बात नहीं, इरेक्टस आगे हम डिस्कस करेंगे. इरेक्ट, पोस्चर बिकेम इरेक्ट. साथ ही साथ देयर वाज अ ग्रेजुअल लॉस ऑफ बॉडी हेयर. बॉडी हेयर कैसा था? बहुत ज्यादा थिक डेंस था हमारे एंसेस्टर्स में. इसलिए मैंने आपको एटाविज्म जब पढ़ाया था लास्ट क्लास में तो बोला था ना, बहुत ज्यादा थिक डेंस हेयर का होना एक एंसेस्ट्रल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. आज के डेट में हमारे पास इतना थिक डेंस बॉडी हेयर नहीं है, पर अचानक से अगर आ जाए, है ना, मूड आ गया अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन आ जाए ये एंसेस्ट्रल ट्रेट, तो हम बोलेंगे इसी को क्या? एटाविज्म. तो ह्यूमन एवोल्यूशन के दौरान ग्रेजुअल क्या हुआ है? बॉडी हेयर का लॉस. ग्रेजुअल लॉस ऑफ बॉडी हेयर. याद रखिएगा, मोस्ट क्रूशियल चेंज ऑफ ऑल. वैसे तो सारे चेंजेस ही अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं, पर जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट, सबसे ज्यादा क्रूशियल चीज जो चेंज हुई है, that is increase in cranial capacity. क्या होती है अभी समझाती हूं. cranial capacity is measured in the unit cubic centimeter. Measured in what? Measured in cubic सेंटीमीटर. और क्यूबिक सेंटीमीटर को ही शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं? सीसी. देखिए क्रेनियल कैपेसिटी क्या होती है. आपको क्रेनियम तो पता है ना बच्चा, है ना. क्रेनियम ब्रेन बॉक्स जिसको बोलते हैं, और ये स्केलेटल फ्रेमवर्क ब्रेन को क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसी बॉक्स के अंदर क्या है? ब्रेन. अब देखिए, अगर बक्सा छोटा होगा तो वॉल्यूम कम होगी, बक्सा ज्यादा बड़ा होगा वॉल्यूम ज्यादा होगी. और इसी क्रेनियम के, इसी ब्रेन बॉक्स के वॉल्यूम को ही क्रेनियल कैपेसिटी बोलते हैं, और इस वॉल्यूम को ही क्यूबिक सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट करते हो. ठीक, तो क्रेनियल कैपेसिटी को आप किस यूनिट से रिप्रेजेंट करेंगे? सीसी से. सीसी का मतलब क्रेनियल कैपेसिटी नहीं होता, सीसी का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, विच इज द यूनिट ऑफ क्रेनियल कैपेसिटी. चलिए, तो बहुत सारे चेंजेस हुए हैं. बढ़ते हैं आगे. सबसे पहले जो हमारा एंसेस्टर था वो था ड्रायोपिथेकस. देखिए बच्चा, यहां बहुत सारी डिटेलिंग है, पढ़ने के लिए जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, घंटों तक ये कारवां चल सकता है, पर मैंने केवल उन्हीं पॉइंट्स को यहां लिखा है जो कि एनसीईआरटी में गिवन है. और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम ऐसा देखा गया है कि एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस, स्टेटमेंट, डेटा उठाकर पूछा जाता है. तो एवोल्यूशन में आपको एनसीईआरटी नहीं छोड़नी, एनसीईआरटी करें काफी है आपके लिए. तो हमारे पास सबसे पहले एंसेस्टर कौन है? ड्रायोपिथेकस. ठीक,
ड्रायोपिथिकस दैट गेव राइज टू रामापिथिकस, और दोनों सिमिलर टाइम स्केल पर मौजूद थे। एनसीईआरटी बोलती है दैट ड्रायोपिथिकस एंड रामापिथिकस दे वर प्रेजेंट 15 मिलियन ईयर्स अगो। कब? दे वर प्रेजेंट 15 मिलियन ईयर्स अगो। They were hairy and they walked like chimpanzee and gorilla। मतलब लोकोमोशन कैसा है बच्चा? क्वाड्रीपेडल है कि नहीं? क्वाड्रीपेडल लोकोमोशन है, चारों लिम्स पे वॉक कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा चिंपैंजी और गोरिल्ला को वॉक करते हुए, है ना। चलिए, तो दे वर प्रेजेंट, सबसे पहला डेटा एनसीईआरटी में क्या मेंशन्ड? 15 मिलियन ईयर्स अगो दे वर प्रेजेंट एंड दे वर हेरी एंड दे वॉक लाइक चिंपैंजी एंड गोरिल्लास। एनसीईआरटी एक और बात बोलती है कि भैया ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस बहुत सिमिलर तो थे, पर इनके अंदर इतने फीचर्स जो एप जैसे होते हैं वो थोड़े ज्यादा थे और ह्यूमन लाइक फीचर्स थोड़े कम थे। पर रामापिथिकस में ह्यूमन वाले फीचर थोड़े ज्यादा थे और एप वाले थोड़े कम थे। मतलब ड्रायोपिथिकस वाज मोर एप लाइक, वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रायोपिथिकस वाज मोर एप लाइक एंड रामापिथिकस वाज मोर ह्यूमन लाइक। समझ आई क्या बात? चलिए, इट वाज मोर ह्यूमन लाइक, दिस वाज मोर एप लाइक। इनका क्रेनियल कैपेसिटी का डेटा एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक, पर अगर हम देखें तो ये 500 सीसी से थोड़ा कम था, मतलब 500 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम से इनकी क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी? कम थी। ठीक, नहीं लिखी, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं। अब इस रामापिथिकस के बाद आए हैं कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में एनसीईआरटी ने क्या बोला है? एनसीईआरटी ने बोला 2 मिलियन ईयर्स अगो, 2 MYA, दे लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। एनसीईआरटी में मेंशन बच्चा, यहां पे कैसे घुमाया जा सकता है आपको? वेस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड लिख दिया जाए, साउथ अफ्रीकन ग्रासलैंड लिख दिया जाए, ईस्ट अमेरिकन ग्रासलैंड लिख दिया जाए। समझ रहे हो क्या? ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाई जा सकती है, इसलिए आपको एक एक वर्ड बहुत बारीकी से पढ़ना है और याद करना है। So 2 MYA they lived in East African grassland. They hunted with stone weapons and essentially ate fruits. याद रखिएगा, जो हमारा eating habit है, हमारे ancestors primarily they were actually fruit eaters, nut eaters, है ना। तो हम बोलेंगे herbivores थे। और याद है कि आपको हमने बोला था ना कि with time हमारा जो मोलर है वो धीरे धीरे वेस्टिजियल हो रहा है, क्योंकि थर्ड मोलर को वेस्टिजियल ऑर्गन बोला था। क्या आपको पता है मोलर के फंक्शंस क्या होते हैं? जो प्री मोलर है वो ग्राइंडिंग करता है, और ग्राइंडिंग उस वक्त ज्यादा क्रूशियल होती है जब फूड थोड़ा टफ हो, है ना। तो क्योंकि जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो नट ईटर्स थे, क्रैकिंग पीसने में ज्यादा मेहनत लगती है, तो वहां मोलर्स बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट। आज के डेट में थर्ड मोलर अगर नहीं भी है तो भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो अब फीडिंग हैबिट है वो थोड़ा बदल चुका है ना। चलिए, तो हम बोलेंगे हंटेड विथ स्टोन वेपन्स, पत्थर के औजार तो थे, पर क्या खाते थे ये? फल फूल खाते थे। ठीक, चलिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस और फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ड्रायो और रामापिथेकस में क्या था? तो हम बोलेंगे 15 मिलियन ईयर्स अगो प्रेजेंट थे पहले, एंड दे वॉक्ड लाइक चिंपैंजी एंड गोरिल्ला एंड दे वर हेरी आल्सो। और अगर मैं बोलूं ड्रायो के बारे में तो दे वर मोर एप लाइक, और रामा दे वर मोर ह्यूमन लाइक। ठीक, चलिए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 मिलियन ईयर्स अगो दे वर एक्चुअली वॉकिंग इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। They hunted with stone weapons, but they essentially ate fruits. इतनी बात क्लियर? ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आते हैं हमारे पास होमो हैबिलिस। होमो वर्ड आया है क्यों? क्योंकि ये ऐसे पहले बीइंग थे जो कि ह्यूमन लाइक थे। ये सब तो एप लाइक ही है, इसलिए पिथेकस बोलते हैं। पिथेकस का मतलब क्या है? एप लाइक। भले ही थोड़े बहुत उसमें ह्यूमन लाइक फीचर्स हो सकते हैं, इसलिए हमने इनको बोल दिया है मोर ह्यूमन लाइक, इसको बोल दिया है मोर एप लाइक, पर भैया ये अभी तक एप ही है ना। मतलब हमारे जो होमो हैबिलिस हैं, they were actually the first being that was a human like, और human like मतलब इसी को बोल देंगे होमिनिड। तो याद रखिएगा, फर्स्ट होमिनिड कौन था?
फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग कौन था? होमो जहां से शुरू होता है, कौन था? होमो हैबिलिस। ठीक, याद रखिएगा, होमो हैबिलिस दे प्रोबेबली डिड नॉट ईट मीट, मतलब यहां से लेकर यहां तक हमारा डाइट क्या है? हर्बीवोरस, मतलब मीट ईटर्स दे वर नॉट। ठीक, तो यहां तक से लेकर यहां तक मीट अभी तक डाइट में इंक्लूड नहीं हुआ है। ठीक, याद रखिएगा क्रेनियल कैपेसिटी होमो हैबिलिस की एनसीईआरटी में मेंशन है बच्चा 650 से 800 क्यूबिक सेंटीमीटर। कितना? 650 से 800 सीसी। अभी तक इनकी 500 सीसी से कम हुआ करती थी, इनकी लगभग 500 सीसी हुआ करती थी, पर होमो हैबिलिस 650 से 800 सीसी। इनका डेटा नहीं भी याद रखेंगे क्रेनियल कैपेसिटी का तो चलेगा, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं। चल, अब होमो हैबिलिस के बाद कौन आते हैं? तो देखिए बच्चा, अभी तक जो है वो पोस्चर थोड़ा झुका ही है, धीरे धीरे इरेक्ट हुआ है, सिग्निफिकेंटली इरेक्ट दिखा जिस फॉसिल में, क्योंकि हम ये नाम सब क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमें पता चल रहे हैं फीचर्स, कैसे पता चल रहे हैं? क्या किसी को सपना आया तो उन्होंने इन फीचर्स को डिफाइन कर दिया? नहीं, बकायदा हमें फॉसिल्स मिले हैं, इसलिए तो हमने एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन में आपको पढ़ाया था, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ फॉसिल्स। और फॉसिल्स की स्टडी कर करके हमें क्या पता चल रहा है? इनके फीचर्स पता चल रहे हैं, है ना। चल, तो होमो हैबिलिस के बाद कौन आएंगे? तो होमो हैबिलिस के बाद आएंगे बच्चा होमो इरेक्टस। इनको इरेक्ट मैन बोलेंगे क्योंकि पोस्चर सिग्निफिकेंटली क्या हो गया है? इरेक्ट हो गया। केवल एनसीईआरटी का डेटा, they were present 1.5 million years ago, they probably ate meat। यहां से कार्निवोरस डाइट शुरू हुई है, इसके पहले तक क्या थे? मीट ईटर्स नहीं थे। तो होमो हैबिलिस तक क्या है? मीट ईटर नहीं, इरेक्टस से मीट ईटिंग चालू। तो 1.5 मिलियन ईयर्स अगो दे वर प्रेजेंट, दे प्रोबेबली एट मीट एंड इनके बहुत सारे, होमो इरेक्टस के बहुत सारे फॉसिल्स डिस्कवर हुए हैं बच्चा। याद रखिएगा, अलग अलग जगहों पर, जहां जिन जगहों पर इनके फॉसिल्स डिस्कवर हुए हैं, फॉसिल्स के नाम भी वैसे ही रख दिए गए। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। यहां देखिए ना, जावा नाम की जगह में फॉसिल्स डिस्कवर हुआ, हमने इनको बोल दिया जावा मैन। पेकिंग नाम की जगह पे डिस्कवर होगा, बोल देंगे पेकिंग मैन। हिडलबर्ग नाम की जगह पे होगा हिडलबर्ग मैन, है ना। क्रोमैग्नन जगह पे होगा क्रोमैग्नन मैन। समझ आ रही है क्या बात? तो नाम आया है on the basis of the place at which their fossils were found। ठीक, तो हम बोलेंगे इनका जो होमो इरेक्टस है, इनके फॉसिल्स वर डिस्कवर्ड इन जावा इन 1891। एनसीईआरटी का डेटा, हर चीज याद रखना है, ईयर भी, जगह भी, है ना। तो हमने इन्हीं को बोल दिया क्या? जावा मैन। ठीक, और अगर इनके क्रेनियल कैपेसिटी की बात करें तो कितना है? 900 सीसी। बढ़ गया क्या? बिल्कुल, पहले बढ़ा था 650 से 800 सीसी, अब 900 सीसी। याद रखिएगा, क्रेनियल कैपेसिटी जो होती है वो एवरेज होती है ना। हर इंडिविजुअल का क्रेनियल का साइज क्या है? थोड़ा अलग अलग है ना, बहुत मिलता जुलता है, बहुत सिमिलर है, पर आइडेंटिकल तो नहीं है। आप ह्यूमन पॉपुलेशन में ही देख लेना, किसी का सर बड़ा है, किसी का थोड़ा छोटा है, किसी का बहुत बड़ा है, तो सबका क्रेनियम का वॉल्यूम क्या है? अलग अलग है। हम एवरेज वैल्यू की बात करते हैं, तो यहाँ क्या है? एवरेज इज 900 सीसी। चलिए, अब होमो इरेक्टस से दो लीनिएज गई है, एक लीनिएज गई और जो कि एक्सटिंक्ट हो गई, खत्म हो गई। कौन सी लीनिएज कहलाएगी? होमो सेपियंस निएंडरथालेंसिस। होमो सेपियंस निएंडरथालेंसिस, जिसको हमने निएंडरथल मैन बोला। क्या बोला? निएंडरथल मैन। मैन का मतलब ह्यूमन। ठीक, चलिए, और एक दूसरी लाइन गई जिसको बोला होमो सेपियंस फॉसिलिस, और इसको बोला गया है क्रो-मैग्नन मैन। ठीक, निएंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी 400 सीसी और क्रो-मैग्नन मैन की क्रेनियल कैपेसिटी 1650 सीसी। पहले पढ़ते हैं निएंडरथल मैन के बारे में, है ना। होमो इरेक्टस से दो लीनिएज गया, निएंडरथल मैन की और क्रो-मैग्नन मैन की। निएंडरथल मैन आगे किसी भी लीनिएज को ग्रो नहीं करवा पाए, वो एक्सटिंक्ट हो गए, वहीं पे लीनिएज खत्म हो गई। और इनके फीचर्स क्या थे? तो सबसे पहली चीज, दे लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख to 14,000 ईयर्स अगो। मतलब 1 लाख से 40,000 साल पहले
ये ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में क्या थे, प्रेजेंट थे। They used hides to protect their bodies. जो एनिमल की जो खाल थी उस खाल को एज अ क्लोथ इस्तेमाल करते थे और अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे। साथ ही साथ दे यूज्ड टू बरी देयर डेड, मरने के बाद उनके जो भी मतलब उनके फैमिली के जो भी थे, फैमिली हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वो जो भी उनके रिलेटिव्स थे उनको क्या करते थे, ये दफनाने का काम करते थे विद फ्लावर्स एक्सेट्रा। क्या तो हमें कैसे पता चली ये बात, हमें फॉसिल्स मिला है इसलिए हम बोल रहे हैं, है ना, हवाबाजी नहीं चल रही है बच्चा, साइंटिफिक वर्ल्ड में कभी भी हवाबाजी नहीं चलती, वी हैव टू हैव द प्रूफ फॉर इट, है ना। चलिए, सो दे यूज्ड टू लिव इन द ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 लाख to 40,000 years ago, used to hides, they used to use hides to protect their body, hides का मतलब एनिमल की खाल का इस्तेमाल करते थे अपनी बॉडी को ढकने के लिए, and they used to bury their dead। ये सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट आपके लिए। आते हैं दूसरे लीनिएज पे जिसको बोला क्रो-मैग्नन मैन, विच इज होमो सेपियंस ऑफ फॉसिलिस, क्रेनियल कैपेसिटी 1650 सीसी। क्या फीचर्स, एक फीचर याद रखिएगा, दे क्रिएटेड प्री हिस्टोरिकल केव आर्ट। केव्स में जो आर्ट्स आपको दिखते हैं ना, दे एक्चुअली क्रिएटेड दोज आर्ट्स, एंड वन ऑफ द एग्जांपल्स इज भीमबेटका रॉक शेल्टर, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में अवेलेबल है। ठीक, तो हमारा प्री हिस्टोरिक केव आर्ट्स किसने बनाए, क्रो-मैग्नन मैन ने। कब, 18,000 साल पहले। और इन्हीं क्रो-मैग्नन मैन से निकले हैं मॉडर्न डे लिविंग मैन। कौन, मॉडर्न लिविंग मैन, जो कि आज के डेट में अवेलेबल हैं, जो कि दिख रहे हैं आपको, जैसे मैं, जैसे आप। इनको बोला गया होमो सेपियंस सेपियंस। और कहा जाता है भैया दे अरोज बिटवीन 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो, और इन्होंने ही डोमेस्टिकेशन करना चालू किया एनिमल्स का। दे एक्चुअली वेर द इन्वेंटर्स ऑफ एग्रीकल्चर। याद रखिएगा, दो बहुत की इंफॉर्मेशन यहाँ पर, केव पेंटिंग्स, केव आर्ट्स कब बनी, 18,000 साल पहले, और एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई है, 10,000 साल पहले। ये सारा डेटा एनसीईआरटी का रहेगा। ठीक, तो ये जो पूरा लीनिएज है वो कैसे याद रखें, इतने सारे नाम ले लिए मैंने, है ना, याद करना कितना मुश्किल होता है। तो आपके लिए एक निमोनिक है, याद रखिएगा, डॉक्टर स्नेहा। ठीक, इसको इस तरफ से पढ़ना है और इसको इस तरफ से पढ़ना है। ठीक, डॉक्टर, DR, डी से ड्रायोपिथेकस, आर से रामापिथेकस। ड्रायो के बाद रामापिथेकस आए, और फिर कौन आए, तो हमें इधर से पढ़ना है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए। कौन आए, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए। फिर कौन आए बच्चा, देखिए जरा, हमने बोला क्या याद रखना है आपको, डॉक्टर स्नेहा। तो पहले कौन आए, ड्रायोपिथेकस, फिर कौन आए, रामापिथेकस, पढ़ लिया। फिर आपको इधर से पढ़ना है, तो पहले कौन आए, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, और फिर आए हैं हैबिलिस। तो H से क्या होगा, हैबिलिस, H फॉर हैबिलिस। फिर कौन आए, इरेक्टस आए कि नहीं आए, देखिए जरा, डॉक्टर तो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, ई फॉर होमो इरेक्टस, देखिए जरा, और इरेक्टस से ही निएंडरथल आए। क्या, निएंडरथल आए, और चूंकि एनसीईआरटी में फॉसिलिस का जिक्र नहीं है इसलिए स्ट्रिक में फॉसिलिस नहीं आएगा, आप याद रखिएगा, एस फॉर सेपियंस, होमो सेपियंस सेपियंस। समझ आई बात, सेपियंस सेपियंस के लिए। ठीक, तो मेरे ख्याल से इस ट्रिक में आपको याद तो रहेंगी चीजें, है ना, कम से कम डॉक्टर नेहा भी अगर याद रख लो तो काम आपका बन जाएगा, है ना भैया। इतना ऑर्डर अगर याद हो गया तो एक चीज तो याद कर ही सकते हो, है ना। तो ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, और उससे एक लिनिएज गई निएंडरथल मैन की,
और एक आएगी क्रो-मैग्नन और फिर मॉडर्न डे लिविंग मैन। तो हमारा आज का टॉपिक खत्म होता है ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ, और इसी के साथ साथ एवोल्यूशन चैप्टर भी खत्म हुआ बच्चा, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी अगली क्लास में हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज शुरू करेंगे। ठीक, चलिए, थैंक यू वेरी मच।